नमस्कार दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन की अपनी 7वीं कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पता करना है। इससे पिछली क्लासेस में हमने समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो क्लासेस देखना है तो लिंक में आप जाके उन क्लासेस का भी एक्सेस ले सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में भी, रेलवे में भी। तो बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले बेसिक की अगर हम बात करें, समकोण त्रिभुज कहलाता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली क्लास में पढ़ चुके हैं हम कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा एंगल जिसमें एक हमारा एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया कर्ण। इसके अलावा दो अन्य चीजें बची हैं, बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आपको ये बताना है कि अगर ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है तो इस एबीसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो 90% बच्चे कमेंट करिए आप पहले कि क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा। 90% बच्चे यहाँ पर हमेशा ये जानते हैं कि खड़ी लाइन को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी ए बी ही परपेंडिकुलर होगा, जो कि ये गलत है। जब भी हमें परपेंडिकुलर बात करना है तो परपेंडिकुलर की बात हम करते हैं कि किस एंगल के सापेक्ष हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अगर मतलब है, पूछें अगर आपसे कि एंगल सी अगर दिया है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अगर एंगल सी दिया है तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा, ए बी लंब होगा। और एंगल ए के लिए, ये अगर एंगल ए लिया है हमने तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा बी सी होगा। ये समझ में आया? जब भी हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमें पूछना है कि किस एंगल के सापेक्ष हमें परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो यहां अगर हम बोलें कि एंगल ए है तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा बी सी, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा ए बी। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब यहाँ बहुत सारी हम छोटी छोटी थ्योरम्स करेंगे जो परपेंडिकुलर यानी लंब और राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होंगी, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ए बी हमारा एक हाइपोटेनियस कर्ण है। इस कर्ण पर बी डी क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यानी जब हमारा बी सी बी डी ए सी पर क्या हो? लंब हो। इस केस में क्या क्या थ्योरम्स, क्या क्या सिमिलरिटी, क्या क्या प्रूफ हो सकती हैं चीजें, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि बी डी निकालना है, क्या निकालना है बेटा? बी डी निकालना है। अगर बी डी लंब है और बी डी अगर निकालना है तो ये सारी सिमिलरिटी के बेसिस पर जो क्वेश्चन है, इनके जो रिजल्ट है वो निकलेंगे। अगर आपको चाहिए तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि इनकी वैल्यू निकलती कैसे। तो बी डी बराबर क्या होगा? अच्छा, बी डी में बी पॉइंट जो है वो किससे जुड़ा है? बी डी का बी पॉइंट जुड़ा है ए से और जुड़ा है सी से। तो जिससे जुड़ा है वो इनटू में ऊपर लिखना है, ए बी इंटू बी सी। और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हमारा नीचे आएगा। इतनी सी बात समझ में आई? हाइपोटेनियस कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो बी डी अगर निकालना है, बी डी मतलब है कि एक ऐसा लाइन या लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है ए सी पर, यानी जब बी डी लंब है ए सी पर, यानी बी से डालेगा एल्टीट्यूड की लंबाई, यानी ये शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं हम, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और हाइट भी बोल सकते हैं ए सी के लिए। ठीक है ना? तो बी डी अगर निकालना है तो बी डी क्या होगा? हाइपोटेनियस नीचे होगा, कर्ण नीचे होगा और अन्य दो साइड्स जो है ऊपर प्रोडक्ट में होंगे। अगर अगेन हम बी डी स्क्वायर पूछना चाहें तो ये रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन भी एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है ना? तो बी डी स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि बी डी तो हमने ऊपर निकाल दिया, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, बी डी स्क्वायर आएगा। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां अगर हमें एक फॉर्मूला बेस बात करें तो बी डी स्क्वायर निकालना है। अगर बी डी स्क्वायर की बात करें तो बताओ बच्चों, बी डी जो है, कमेंट करके बताओ बी डी स्क्वायर कैसे निकलेगा। इसके अलावा तो बी डी में जो डी पॉइंट है वो ए सी को दो भागों में बांट रहा है। ये डी पॉइंट ए सी को कितने भागों में बांट रहा है? दो भागों में। तो इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट यानी ए डी और डी सी, इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट हमारा बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। कितनी सी बात समझ में आई होगी कि इन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा? बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे में आ चुके हैं। मतलब रेलवे के किसी एक पेपर में, एक ही सेट में केवल राइट एंगल ट्रायंगल से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं।
उन 11 क्वेश्चंस में क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बने थे, उन सबका एनालिसिस हम यहां पर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एसएससी में भी ये राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाता है। बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी हो गया। एक और रिलेशन अगर हम बनाए इसमें, 1 बाई बी डी स्क्वायर, बी डी पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बी डी डायरेक्ट निकालना, एक बी डी स्क्वायर का रिलेशन, और एक 1 बाई बी डी स्क्वायर। तो 1 बाई बी डी स्क्वायर, 1 बाई बी डी स्क्वायर। तो 3 खड़ी हुई लाइनें कौन सी हैं? ए सी हमारा हाइपोटेनियस कर्ण है। इसके अलावा जो अन्य 2 लाइंस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे बट्टे में। तो 1 बाई ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी सी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर और बी डी के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये सारी की सारी चीज़ें सिमिलरिटी से प्रूफ हुई हैं। और दूसरा अगर हम चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम बोलें कि एक ट्रायंगल ये हो गया, ए बी डी हो गया, और एक ए बी सी हो गया, तो यहाँ सिमिलरिटी भी लगा सकते हो आप, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है हमारा ए डी स्क्वायर। ए डी पूछता है कि हमें नहीं पता, देखो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिड पॉइंट है, कहीं भी जा सकता है। समझ में है ना? जैसे परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि ये हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां सीधा सीधा दिख रहा है, और परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बी सी और डी। तो अब यहां हम देख के नहीं बोल सकते ना कि जो डाला गया परपेंडिकुलर है वो मीडियन पे होगा, मध्य बिंदु पर होगा। मीडियन या मध्य बिंदु पर ये डी कब होगा? जब ए बी और बी सी कैसे हो जाएंगे? बराबर। जब ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगे उस केस में हम बोलेंगे कि बी डी हमारी मीडियन है, हमारी माध्यिका है, जिसमें डी हमारा ए सी का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? तो अब हमें निकालना है ए डी का मान। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? ए डी की वैल्यू निकालना है। ए डी की वैल्यू निकालना है, सब जगह सिमिलरिटी ही लगी है और राइट एंगल ट्राइंगल ही लगा है, पाइथागोरस ही लगा है। तो यहां बताओ ए डी में ये पॉइंट किससे जुड़ा है? ए पॉइंट जुड़ा है बी से। ए डी की बात करें, केवल ए डी हो गया। ये जुड़ा है किससे? ए बी से। जिससे जुड़ा है तो ए बी का स्क्वायर, और ए डी नीचे हाइपोटेनियस ही आएगा, ए सी हो गया। तो ए डी अगर निकालना है तो ए डी किससे जुड़ा है? ए बी से जुड़ा है, तो ए बी स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, मतलब ए सी हो गया, कर्ण हो गया। सिमिलर अगर हम बात करें इसमें, ये हमें सी डी निकालना है अगर, तो दिख रहा है आपको सी डी बराबर, तो सी डी में सी किससे जुड़ा है बेटा? ये बताने का तरीका केवल इसलिए है क्योंकि आप फॉर्मूले जो है वो एबीसी में याद करोगे, और एग्जाम में क्वेश्चन में अगर एक्स वाई जेड आ गया, पी क्यू आर एस आ गया, तो आप कैसे लगाओगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे एबीसी में किसको माना है, पी क्यू आर किसको माना है। उस बेसिस के लिए आपको केवल ये समझना है कि किससे जुड़ा है। अगर बी डी निकालना है, अब यहाँ कुछ भी लिखा रहे, एम एन ओ पी क्यू आर जो भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, हमें इस लाइन की अगर लंबाई निकालना है तो ये लाइन किससे जुड़ी है डायरेक्टली? बड़े ट्राइंगल में बीसी से जुड़ी है, तो बीसी का स्क्वायर लिख दिया हमने, और नीचे हाइपोटेनियस मतलब एसी लिख दिया। समझ में आया? तो ये 5 फॉर्मूले राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना था कि जब बीडी हमारा क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है, किस पर? एसी पर। उस केसेस में ये 5 फॉर्मूले आपके बनेंगे। समझ में आया होगा? तो देखो ये टाइप फॉर्मूले में भी है, टाइप बेस्ड पर ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, आप संभाल के इनको रख सकते हो। तो बी डी निकालना है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, बी डी स्क्वायर निकालना है, ये बी डी स्क्वायर निकालना है, तो ए डी इंटू डी सी हो गया। 1 बाई बी डी स्क्वायर, तो खड़ी खड़ी लाइन 1 बाई ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी सी स्क्वायर। ए डी निकालना, तो ए जुड़ा है किससे? ए बी से, तो ए बी स्क्वायर बटे ए सी। सी डी निकालना, तो सी जुड़ा है बी से, तो बी सी स्क्वायर बाई ए सी। तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आ गए होंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक तो था कि जब डी हमारा क्या था? परपेंडिकुलर था। एक दूसरा कंडीशन आ गया कि जब डी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है, यानी डी को आपने इसमें क्या मान लिया? मिड पॉइंट मान लिया। यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना बेटा कि डी मिड पॉइंट है, देखो यहां पे, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और पहले केस में डी परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी डी है, ये भी डी है, दो अलग अलग चित्र के लिए बना रहे थे हम।
अब यहां पर अगर आपको ध्यान आ जाए कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन कब होंगी, पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे यानी लाइन के ऊपर लाइन होगी यानी ओवरलैप करेंगी, संपाती हो जाए ये लाइन। ऐसा कब होगा? जब हम बोलेंगे बी डी ये दोनों एक ही लाइन पर बन जाएंगी, ये दोनों एक ही लाइन हो जाएंगी, अगर ओवरलैप कर जाएंगे, यदि ए बी और बी सी कैसे हो जाएंगे? बराबर। ए बी और बी सी अगर बराबर हो जाएंगे तो बनने वाली एक लाइन जो बी डी है वही हमारा मिड पॉइंट होगा, वही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा, शीर्ष लंब होगा। लेकिन बेटा है ना, लेकिन यहां पे आपको देखो कहीं भी नहीं लिखा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां कहीं नहीं लिखा कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। जब तक ये बोले ना कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हम इसको मान नहीं सकते। जब मान नहीं सकते तो इन चीजों को हम क्या लिखेंगे? अलग अलग लिखेंगे। अब यहां बात करते हैं जब डी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। जब डी मिड पॉइंट है तो ए डी बी डी सी डी देखो ये तीनों बराबर होंगे। फिर से यहां देखो कि जब डी हमारा क्या हो गया? ये मिड पॉइंट हो गया, ए बी सी और डी। जब डी मिड पॉइंट हो गया तो हम बोलेंगे कि ये सारी लाइनें ए डी बी डी सी डी ये सब कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। ये सब जब बराबर हो गए और यहां राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सब बराबर है, ए डी बी डी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है आपको कि जब हम यहां से एक सर्कल बना दें जो तीनों वर्टाइसेस से होकर गुजरे, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल पर बना एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या राइट एंगल ट्राइंगल अगर किसी सर्कल में बन रहा है तो सेमी सर्कल पर बनेगा। यानी सेमी सर्कल अर्धवृत्त का मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा सर्कल का, और केंद्र होगा तो ये तीनों हमारी रेडियस हो गई। और जो रेडियस है कैपिटल आर है, बाहर बना तो कैपिटल आर, एसी एसी का आधा यानी एसी हमारा डायमीटर होगा, तो इसीलिए हमने लिखा ए डी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया? सरकम सर्कल की रेडियस। और ये सरकम सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? एच वाई टू। एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण मतलब एसी के बटे में 2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई आपको? फिर से समझ लेते हैं एक बार कि जब भी आपको पद दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पूछा है कि कैपिटल आर क्या होगा, सरकम रेडियस क्या होगी, तो सरकम रेडियस का मतलब है कि आप उसका जो भी हाइपोटेनियस है, जो भी इसका कर्ण है, उस कर्ण का आधा आप कर दीजिए, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। जो कर्ण का आधा आपने कर दिया, ये अगर रेडियस है और एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा, तो क्या हम ऐसा बोलें कि ये सभी रेडियस होंगी? जब सभी रेडियस होंगी तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी बी डी और सी डी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट करिए, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए इसी में एक और कि ये तो बाहर वाला सर्कल हो गया, एक हमने सर्कल क्या बना दिया इसमें, ये बाहर बन गया सर्कल। अगर ये सर्कल अंदर भी बन जाए, इसमें ये अंदर बन गया, तो इस सर्कल की रेडियस कैसे निकालना है? तो पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं एक बार कि स्मॉल आर बराबर डेल अपॉन एस, कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल। ये सभी ट्राइंगल्स के लिए होता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर में एक रिलेशन होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर बेस प्लस परपेंडिकुलर बाई 2, बेस प्लस परपेंडिकुलर बाई 2, ये एक रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है फिर से चेक करते हैं हम इसमें। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, 5 12 13 इसकी साइड्स हैं, तो आपसे यहां पूछे अगर कि कैपिटल आर क्या होगा, तो आप बोल दोगे कैपिटल आर बराबर हाइपोटेनियस 13/2, कर्ण का आधा 6.5 हो गया। अब स्मॉल आर आपसे अगर पूछता है कोई, तो आप बोलोगे कि हमें एक रिलेशन पता है, स्मॉल आर निकालने के लिए एक रिलेशन पता है कि बेस प्लस परपेंडिकुलर बाई 2, बेस प्लस परपेंडिकुलर 12 और 5 17/2, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 8.5 हो गया। और ये बराबर होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के, तो स्मॉल आर का मान निकालना है, कैपिटल आर है 6.5, तो यहां जाएगा बचेगा 2।
एक तरीका तो ये है कि आप रिलेशन के बेस पे निकाल सकते हो। दूसरा, स्मॉल आर अगर आपको निकालना है तो लिखें बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। बेस प्लस परपेंडिकुलर 12 5 17, 17 में से 13 गया, 4 बचा, 4 का आधा 2, तो स्मॉल आर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। तो कैपिटल आर एच बाई 2 लिखेंगे हम, और स्मॉल आर की बात करेगा तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। ये हमारे रिलेशन है जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल और बाहर एक सर्कम सर्कल बना रहे हैं, वो उनकी रेडियस का वैल्यू हमसे अगर पूछ रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूले लगाकर हम रेडियस निकाल लेंगे। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें राइट एंगल ट्राइंगल में हो चुकी हैं हमारी। एक तो हमने ये पढ़ लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब BD हमारा परपेंडिकुलर है तो क्या क्या होगा, और एक हमने पढ़ लिया कि जब BD हमारा मीडियन है, मध्य बिंदु है, D मिड पॉइंट है, तो क्या क्या होगा। ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है। ये SSC बेस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है, जिसके अंदर एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा वो दो प्रकार से बन सकता है। स्क्वायर कैसे बन सकता है, एक दो प्रकार से। कैसा, जिसमें एक स्क्वायर ये बना जिसमें स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल के राइट एंगल पर है। सही समझ में आया कि स्क्वायर का वर्टेक्स राइट एंगल पर है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर इस प्रकार बनाया गया है जिसका एक वर्टेक्स हाइपोटेनियस पर है, कर्ण पर है। और इसी में अगर हम दूसरा पूछे आपसे, दूसरा ये स्क्वायर ऐसा भी बना सकते हैं हम कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक बड़े से बड़ा स्क्वायर इस प्रकार बनाया गया है कि उसकी एक साइड हाइपोटेनियस पर है, एक भुजा हाइपोटेनियस पर है और दूसरा एक पॉइंट हाइपोटेनियस पे। समझ में आया। तो यहां आपको देखना है कि साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई अगर आपसे पूछे जाए तो यहां बताओ कि जो स्क्वायर है, सिमिलरिटी ही लगेगी। सिमिलरिटी जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय भी हम प्रूफ करेंगे इस चीज को, अभी केवल इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम ध्यान रखते हैं जो कि हमें याद रखना है। स्क्वायर है ये, स्क्वायर में बताइए कि ये ए राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, ये भी इसकी साइड है। तो ये जो स्क्वायर हमने बनाया, ये स्क्वायर में राइट एंगल ट्राइंगल की कौन कौन सी भुजाएं यूज हुई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का ए यूज हुआ है, समकोण त्रिभुज का बी यूज हुआ है। तो जो साइड है समकोण त्रिभुज में अंदर बने स्क्वायर की, इसका मतलब है कि इसमें जो दो भुजाएं यूज हुई हैं ए और बी, तो इनका प्रोडक्ट आप ऊपर लिख दीजिए ए इंटू बी, और इन्हीं को प्लस करके आप नीचे लिख दीजिए ए प्लस बी। तो स्क्वायर के एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। जैसे अगर मान लें कि 5 12 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक हम बड़े से बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं। अगर ये इस स्क्वायर की भुजा की लंबाई अगर ए है तो ए का मान क्या होगा। ये स्क्वायर कौन कौन सी दो साइड्स को ऑक्यूपाई किए हुए है, 5 पर है और 12 पर है, तो इन दोनों का ही इंटू करना है हमें और इन दोनों को ही प्लस करके डिवाइड करना है। तो स्क्वायर के भुजा की लंबाई हो गई। इतना समझ में आया आपको। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। ये वो ट्राइंगल है राइट एंगल जिसके अंदर एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बना है और स्क्वायर की जो एक भुजा है वो हाइपोटेनियस पर है, इसके कर्ण पर है। तो यहां बताइए आप कि जब हमें ये स्क्वायर को सॉल्व करना था तो कौन कौन सी साइड यूज हुई है। ये वाली निकालने के लिए हमें इन दोनों का यूज करना पड़ेगा, हाँ या ना। जब हम यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, हमें नहीं पता ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, बस हम ये पूछ रहे हैं कि जब हम ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालने के लिए इन दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनस निकल आएगा। और कर्ण का तीसरा बिंदु यहाँ भी यूज हो रहा है, हाइपोटेनस की लेंथ यहाँ भी यूज हो रही है, यानी तीनों साइड्स हमारी यूज हो रही हैं। जब तीनों भुजाएं यूज हो रही हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाने में, तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा की लंबाई, कितनी भुजाएं यूज हो रही हैं, ए बी सी। तो ए बी सी लिख देंगे हम, तीनों लिख दिया। अब यहां जब पाइथागोरस लगना था तो क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी में लिख देंगे हम प्लस ए बी। तो यहां से हम निकाल देंगे एक ऐसे वर्ग की साइड यानी भुजा की लंबाई जो कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़ा बना हुआ है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक
एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है जिसका जिसकी एक भुजा हाइपोटेनियस पर, कर्ण पर है। तो जब कर्ण की बात करें तो आपको ऐसा ध्यान आना चाहिए कि इस टाइप से हमारा कोई फिगर बनेगा। ये निकालना है तो क्या लिखा था, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी सी मतलब तीनों का प्रोडक्ट करना, 3, 4, 12, 60, ये 60 हो गए। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर यानी कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। ए बी मतलब 12 हो गया। तो यहां पर कभी कभी जब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह हम सी स्क्वायर का यूज भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर ही तो होता है। तो यहां पर डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम लिखेंगे ए बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका अल्टरनेट ये भी हो सकता है। इतना समझ में आया आपको? तो आप इसका कमेंट करिए आंसर क्या आना चाहिए फिर। 16, 9, 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25, 12, 37 यानी 60/37 ये हमारी हो जाएगी इस अंदर बने बड़े से बड़े स्क्वायर की साइड की। इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जो कुछ हो सकता है वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है मीडियन पर बेस है, एसएससी मेंस में कई बार पूछ चुका है इसमें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एल और एम मिड पॉइंट है, यानी यहां पर हम मिड पॉइंट का यूज भी नाम ले सकते हैं कि मिड पॉइंट है, या फिर ये भी बोल सकता है कि एएल और सीएम हमारी क्या है, मीडियन है। मिड पॉइंट से क्या बनता है, मीडियन, माध्यिका बनती है। आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि सीएम और एएल हमारा क्या दिया है, या तो मिड पॉइंट होगा, एम और एल या तो मिड पॉइंट लिख देगा, या तो बोल देगा कि सीएम और एएल मीडियन है, या कुछ ऐसा बोल सकता है कि एम और एल ऐसे पॉइंट है जिसमें एम एम बी बराबर है, बी एल एल सी बराबर है। तो जब ये सारी चीजें आपको दी है, मतलब आपको समझ में आ गया कि हम मीडियन की बात कर रहे हैं। जब मीडियन की बात कर रहे हैं उस केस में हम बात करते हैं कि ए सी स्क्वायर, ये ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर 5ac स्क्वायर इक्वल टू 4 AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इतना समझ में आया? बड़ी भुजा क्या होगी हमारी, सबसे बड़ी भुजा AC है, तो 5ac स्क्वायर इक्वल टू 4 AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। आप इसको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो ये होमवर्क में भी आप लिख सकते हैं कि एक बार आप ABL राइट एंगल ट्राइंगल में लिखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, फिर एक बार आप MBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर एक बार आप ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और देन तीनों को जब रिलेट करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम बैक हैंड पर कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, आपको सीधा बना बनाया सार है। तो डायरेक्टली आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, या आपके मन में सॉल्व करने की इच्छा है तो इसको आप विधिवत सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसके बेस पे आपको आंसर लाना है। आगे हम कल जो वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो, जिसमें हम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बेंच में लेवल में आए हैं और रेलवे में भी आए हैं, तो उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो केवल आपके कंसेप्ट का है, क्योंकि कंसेप्ट ही पावर है। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में आप कर सकते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं हम। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और रिलेशन है कि जब AL और CM मीडियन है तो हम बोलेंगे कि AL स्क्वायर, यानी देखो दोनों हाइपोटेनियस AC और ML, ये हाइपोटेनियस के जो स्क्वायर हैं इनका जो सम है वो मीडियन के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाइपोटेनियस के स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ये लिखेंगे हम AL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये लाइन जुड़ी नहीं है, जुड़ जाएगी। थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई कि वो प्रॉपर लाइन जोड़ नहीं पाया है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? चलिए अब राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए पाइथागोरस जो प्रमेय लगाते हैं वो लगाते हैं, एक तो क्या लगाते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। और कभी कभी हम देख के भी, कुछ लोग होते हैं ना जो देख के बता देते हैं साइड्स कि यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो वो एक स्पेसिफिक रेशियो होता है हमारा, जिसको हम ट्रिपलेट का नाम देते हैं। ट्रिपलेट, जैसे आप बोलें
3 4 5। 3 4 5 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो हमारी हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। समझ में आया? 5 12 13, 5 12 और 13, सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होगी? कर्ण हो जाएगी। 7 24 25, ये हमारे रेशो हैं। 8 15 17, 8 15 17। इसके बाद 9 40 41, 20 21 29, ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं। कुछ रेशो हैं। रेशो का मतलब होता है कि ये या इनके मल्टीपल अगर आपको कहीं दिखते हैं, जैसे 3 4 5 है, आपको अगर लिखे कि किसी ट्राइंगल की भुजाएं 6 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो क्या इनका रेशो 3 4 5 हो गया? तो भुजाओं का रेशियो, साइड्स का रेशियो अगर ये निकल रहा है तो इस बेसिस पर हम रेशियो को देख के ही बता सकते हैं कि बनने वाला ट्राइंगल हमारा कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं कि ट्रिपलेट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे ट्रिपलेट्स की, है ना? तो ट्रिपलेट्स जो हैं दो टाइप से बनते हैं। एक तो हमारे ऑड नंबर के लिए बनते हैं। ऑड नंबर का मतलब जैसे हमने एक ट्रिपलेट यूज किया था 3 4 5, एक ट्रिपलेट यूज किया था हमने 5 12 13, 5 12 और 13, एक ट्रिपलेट हमने किया था 9 40 41, एक किया था हमने 7 7 24 25। समझ में आया? तो ये ट्रिपलेट बनते कैसे हैं? कोई भी नंबर हम, आप 11 नंबर, 11 को अगर हम ले लें तो 11 का भी हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। कि 11 का ट्रिपलेट क्या आप खुद बनाओगे, इसका आंसर आप कमेंट करना, पहले हम आपको बनाना सिखाते हैं। जब भी आपको ट्रिपलेट बनाना है, यहां 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाना सीखते हैं हम। विषम संख्या है ऐसा नंबर जो ऑड हो, ऑड के लिए अगर हमें ट्रिपलेट बनाना है तो आप देखो सबसे छोटा नंबर जो ऑड है इसका स्क्वायर करिए भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। जब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, तो बेटा इसके जो ये सबसे छोटी भुजा थी इसका स्क्वायर 9 हो गया। तो 9 के दो फैक्टर कर लो कंजिक्यूटिव वाले, लगातार नंबरों वाले, कि दो लगातार नंबरों को जोड़ने पे 9 आ जाए। तो 9 का आधा 4 और 5 हो गया बेटा, तो ये इसके ट्रिपलेट हो गया। 3 के साथ हम क्या यूज कर लेंगे? 4 और 5। 5 का स्क्वायर करो 25, 25 ले लिया तो 25 का दो लगातार नंबरों को जोड़ने पर 25 ऐसे ही तो आएगा। 12 और 13 25 हो गया, तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया, रेशियो हो गया। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 को दो लगातार नंबरों में डिवाइड करो 24 और 25, तो ये भी ट्रिपलेट हो गया। 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81, 81 को दो लगातार नंबरों में डिवाइड कर दो 40 और 41। तो ऐसे कोई भी नंबर जो विषम संख्या से शुरू हो रहा है, ऑड नंबर से शुरू हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें कि हमने ले लिया 11, अब 11 किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एक भुजा 11 है, तो उसमें हमें ट्रिपलेट अगर सेट करना है, हमें खुद से ट्रिपलेट बनाना है, तो हम बोलेंगे कि एक भुजा तो 11 सेंटीमीटर हो गई या 11 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन इसकी अन्य दो साइड्स जो होंगी तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, दो लगातार नंबर 60 और 61, तो 11 60 और 61 ये हमारे क्या हो गए? ट्रिपलेट हो गए। इतना समझ में आया बेटा आपको कि जब भी हमें ट्रिपलेट निकालना है, ट्रिपलेट बनाना है, खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो अगर आप, तो इसमें सबसे पहले आप ऑड नंबर रखिए। इवन नंबर का ही बताएंगे अभी हम। ऑड नंबर रखिए, ऑड नंबर का स्क्वायर करिए। जो ऑड नंबर लिया, जो विषम संख्या ले ली, मान लो अब 13 आपने ले लिया, तो एक भुजा तो ये 13 सेंटीमीटर हो गई। अन्य दो साइड्स जो हमें निकालना है, तो वो दो साइड्स कैसे निकलेंगी? हम जो नंबर लिया है इसका हमने स्क्वायर किया 169, इसका हम आधा कर दें, 2 8 16, 2 चौको 8, 84, सही है ना? वो एक हमारा 85, तो ये हमारे ट्रिपलेट बन गए। तो ऐसे सभी नंबर जो विषम संख्याओं से स्टार्ट होते हैं उनके ट्रिपलेट बनाना बहुत ही आसान है। सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, नंबर के स्क्वायर करने के बाद जो दो नंबर मिलेगा उस नंबर को दो लगातार नंबरों में डिवाइड कर दो, तो हमारे ये क्या बन जाएंगे? ट्रिपलेट बन जाएंगे। अभी यहां पर अगर हम बोलें कि 8 15 17, ये तो सब विषम वाले हो गए थे, ठीक है? विषम के बाद 8 15 17 ऐसे भी हम बना सकते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। 8 15 17 हो गया,
तो ये क्या हो गया हमारा, 8 नंबर लिया, 8 का आधा कर लिया 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 1 कम 15 और 16 से 1 ज्यादा 17। तो ये कुछ स्पेसिफिक केस में ही लगता है, लेकिन ऑड वाला सभी जगह लगेगा हमारा। तो ऐसे हम ट्रिपलेट भी बना सकते हैं। चलिए इसमें और देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी राइट एंगल ट्राइंगल के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो महत्वपूर्ण टाइप और बचे हैं, जिनके बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस लगभग 90% आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा आपने इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो पूरा 100% आप इससे ही क्लियर कर दोगे। ठीक है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जब एंगल 30, 60, 90 डिग्री हो, मतलब ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये समझ में आया कि जब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल है 30, 60, 90 डिग्री है, तो उनकी साइड्स का रेशियो पूछा है इनसे। तो साइड क्या होती है, भुजा जो होगी वो एंगल के सामने होगी। तो 30 डिग्री की साइड होगी इसके सामने वाली, तो साइड्स हमारी 1:√3:2 के रेशियो में होंगी। तो 30 के सामने 1x, तो 60 के सामने हमारा √3x होगा, और 90 के सामने हमारा क्या होगा, 2x होगा। तो जब भी आपको एंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल में दिया है 30, 60, 90 दिया है, उस केसेस में हम बोलेंगे कि जो हमारी साइड्स हैं 1:√3:2 के रेशियो में होंगी। एक और बच्चा इसमें कि जब हमारे राइट एंगल ट्राइंगल 45, 45, 90 डिग्री है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो एंगल बराबर हैं। जब दो एंगल बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ये हमारा 90 डिग्री। इस केसेस में जो साइड्स होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, वो 1:1:√2 के रेशियो में होंगी। यानी 45 के सामने 1x, अगेन 45 के सामने 1x, और 90 के सामने क्या हो जाएगा, √2x। इतना समझ में आया? तो उम्मीद है कि आज जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, इसके बेसिस पर 99% आप प्री एसएससी, प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सिग्मा क्वांट और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं पर्सनल, और जिनका हम वीडियो डिटेल सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये लगातार वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली बार।